हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस मैथ पीवाईक्यू के अंदर सीडीएस 2022 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस। इसके साथ ही यहाँ पे अगर अभी तक आपने फिरदौसी बैच नहीं देखा है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट अर्थमेटिक है, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, प्रॉब्लम ऑन एज हो, तो ये सारे टॉपिक आपके पास अवेलेबल है। इनको फॉलो करके आप स्टडी करके जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप सीडीएस के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ये जो बैच होगा ये आपका सिर्फ सीडीएस के अर्थमेटिक के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए अर्थमेटिक है, चाहे वो एफकेड है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंक एग्जाम है। आप कोई भी चैप्टर लगाओगे आपको सारी कहानी वहां पे समझ आएगी, ठीक है। इसके अलावा काफी प्लेलिस्ट ऐड है सीडीएस के रिलेटेड या फिर एसएससी के रिलेटेड। लाइक अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ना है यहाँ पे, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, तो ये सारे के सारे मेन मेन कंसेप्ट यहाँ पे ऐड है, इनको फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अलजेब्रा भी ऐड है, अलजेब्रा के शॉर्टकट, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन, पैटर्न वाइज क्वेश्चन, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चाहे वो बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की और या फिर बात करें हम लॉगरिथम की, और सीडीएस के ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जैसे आपको मैं बता देता हूँ 2022 का पहला पेपर, 2022 का सेकंड पेपर, या 2021 का सेकंड, 2021 का पहला पेपर, ये सारे पेपर यहाँ पे 10 इयर्स के अवेलेबल हैं। इनको फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्ट इंडाइसेस की। तो सर्ट इंडाइसेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पे ज्योमेट्री का बेसिक थ्योरी जो है वो ऐड है सारी की सारी। लाइक ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी कैसे लगाते हैं, क्या होता है, फिर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसके कुछ कंसेप्ट, और मीडियन क्या होता है, ये सारे के सारे ऐड है। तो आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी यहाँ से कवर करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बलविंदर लाइव टेलीग्राम मेरा चैनल है, और बलविंदर लाइव एक ग्रुप का नाम है। वहां पर आपको ग्रुप के अंदर आप अपना डाउट सेंड करके अपना सोल्यूशन भी वहां से ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। लाइक यूपीएससी सी सेट के अगर क्वेश्चन की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एफकैड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर सीएपीएफ के मैथ, तो काफी सिस्टम यहाँ पे आपके पास ऐड है। आपकी कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। Consider the following for the next three question. A triangle ABC with side given 15 to 9 and 12 centimeter inscribed in a circle. Then find the cos square A, cos square B and cos square C. तो इसका वैल्यू आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कोसाइन फार्मूला जो है थोड़ा बहुत आना जरूरी है। और यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 15 और 9 और 12। देखो 15, 9, 12 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, 9, 15, 12 को, तो आप इसको एक बार रेशो में कन्वर्ट कर लो। रेशो में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चलेगा ये 3, 4, 5 की रेशो आएगी। और 3, 4, 5 हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है? तो आप सबसे बड़े वाले का यहाँ पे स्केयर करेंगे, और जो छोटे वाले जो आपके पास साइड बचे हैं उनका यहाँ पे स्केयर का आप सम करोगे। अगर ये बराबर आ जाएंगे तो मतलब पाइथागोरस फॉलो हो जाएगी। अगर पाइथागोरस फॉलो हो जाएगी तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस जो सबसे यहाँ पे 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा, सबसे बड़ी साइड हो जाएगी मेरे पास 15। और इनमें से कोई भी आप 9 और 12 यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने इसको बी और सी लिखा और इसको ए लिखा। हमने यहाँ पे गड़बड़ लिखी है। ए और बी मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। ए और बी मेरे पास यहाँ पे 15 होगा, बी और सी मेरे पास 9 होगा, सी और ए मेरे पास 12 होगा, ठीक है। उसने पूछा हुआ है हमसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपसे यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो अगर आपको नहीं पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की बात करूंगा, सिर्फ ए की बात कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। अगर मैं कॉस ए की बात करूंगा तो कॉस ए होता क्या है? कॉस मेरे पास क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम ए की बात करेंगे तो ए के सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होगा, डिनोमिनेटर वाला बेस होगा, और ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझाया गया है। जो अगर मैं ए की बात करूंगा तो उसके सामने वाला यहाँ पर क्या होगा? इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कि बेस बाय यहाँ पे हाइपोटेन्यूज करेंगे तो मतलब यहाँ पे 12/15 का आप स्केयर करेंगे। क्लियर? ऐसी अगर मैं बी की बात करूंगा, होगा तो ये भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बट बी के लिए सामने वाला उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये उसका यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ये उसका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर बी लिखा आएगा वो आएगा मेरे पास यहाँ पर
9/15 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट को इतना सा पार्ट, आई होप। फिर आती है हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी की बात। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी की बात करूँ तो काफी बच्चे इसका सी का लॉजिक ढूंढेंगे। देखो कॉस स्क्वायर सी हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0। और अगर ये 0 हो जाएगा और इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये आपका इसका सोल्यूशन होगा। बट अगर मैं इसको बेसिक से बताने की कोशिश करूं कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन आना जो है वो जरूरी है। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये मेरे पास 90 डिग्री होगा। तो सिर्फ इस बात को आपने खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए और बी है। मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी, तो क्या ये भी मेरे पास 90 डिग्री होगा? क्योंकि अगर एक एंगल मेरे पास यहाँ पे 90 है तो बचे हुए दोनों भी तो क्या हो जाएंगे, उनका सम 90 होगा 180 डिग्री बनाने के लिए। तो अगर ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जो होता है वो आपके पास 1 होता है। कब? जब हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अगर ये चीज आपको पता थी तो आप देखेंगे ये वाला डाटा कितना हो जाएगा 1, और ये डाटा आप सी का 90 डिग्री फिल करोगे 0, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी इज ए राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर सिमिलर डाटा के ऊपर यहाँ पे गिवन है। ये कंडीशन आपके पास सिमिलर ही यहाँ पे साइन के लिए भी लगेगी। हमें पता है ये ए है और यहाँ पर बी है और ये सी हमारे पास 90 डिग्री है। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं एंगल ए की और एंगल बी की बात करूंगा, इन दोनों का सम आएगा 90 डिग्री। तो अगर ये चीज होगी तो ये चीज होने के बाद इसका जो सम होता है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये भी आपके पास 1 होता है। और साइन स्क्वायर सी, साइन सी कितना आएगा 90, 90 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसका आंसर आएगा 2। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है रेडियस ऑफ ए सर्कल बताना है। अगर मैं इसे ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन थी, यहाँ पर ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो ए सी मेरे पास है 12, बी सी मेरे पास है यहाँ पे 9 और ए बी मेरे पास है 15। ये हमारे पास था यहाँ पे 90 डिग्री। उसने पूछा रेडियस बताओ यहाँ पे क्या होगा, किसका रेडियस? जो ये ट्रायंगल है ये इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कल में, मतलब ये ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो सर्कल इसके बाहर होगा जिसके अंदर ट्रायंगल होगी। अब आपको ज्योमेट्री का लॉजिक आना चाहिए। जो बाहर वाला सर्कल होता है, ऐसा सर्कल देखो, जो मैं बताता जाऊंगा चाहे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ऐसा सर्कल हमारे पास जो यहाँ पर तीनों के तीनों वर्टेक्स को टच करता जाएगा, तीनों के तीनों वर्टेक्स को टच करता जाएगा, उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। और इस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं हम सर्कम रेडियस। क्लियर? सर्कम रेडियस बोल देंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो सर्कम रेडियस होगा सी आर, which is equal to hypotenuse by 2, so we can say 15/2 which is equal to 7.5। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। काफी इजी क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन आता है। बट इसके अलावा आपको सी आर के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे बतानी जो है वो जरूरी है, जिससे आपका बेनिफिट यहाँ पे बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमें पता चला है कि जो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा वो रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है? वो ऐसा पॉइंट होता है हमारे पास, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा, इसको लिख लो सरकम पॉइंट। ठीक है? सरकम पॉइंट मैंने इसलिए नाम दिया है ताकि आप इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे। क्लियर? सरकम पॉइंट मैंने क्यों नाम दिया? ताकि आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, सरकम सर्कल, सरकम रेडियस, सरकम पॉइंट। क्लियर? अब इसके साथ आपको ये पता होना जरूरी है कि हमारे पास रेडियस क्या क्या होगा। हमारे पास इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे ओ का। तो यहाँ पर चेक करोगे ओ से लेकर बी भी रेडियस है, और ओ से लेकर ओ भी रेडियस है, और ओ से लेकर सी भी रेडियस है। तो ये तीनों के तीनों रेडियस बराबर होंगे। यहाँ से लेकर इस लाइन को अगर मैं मिला दूंगा तो आपको पता चलेगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे पास और ये वाली लाइन, ये तीनों की तीनों क्या होंगी हमारे पास? इक्वल होंगी। किस बात में? जब हमारे पास ये सरकम पॉइंट बनेगा। सरकम पॉइंट के अलावा मीडियन वगैरह या और परपेंडिकुलर पॉइंट नहीं बनेगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? काफी बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, सर वो वाला पॉइंट था, ये पॉइंट था। याद रखना जरूरी है, सरकम पॉइंट में तीनों के तीनों बराबर होने जरूरी है। मीडियन में क्या होगा वो आपको मीडियन में बताएंगे, इन सेंटर में क्या होगा वो आपको इन सेंटर में बताएंगे। ठीक है? तो इसके अलावा आपको एक पॉइंट और पता होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो अंदर वाला सर्कल होता है मेरे पास यहाँ पे, अंदर वाले सर्कल को बोलते हैं इनर सर्कल, इसके रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस मेरे पास होता है p प्लस पी माइनस एच बाई 2। इसको भी आप सारे बच्चे याद रखेंगे। क्लियर? बाकी इन रेडियस सर्कम रेडियस आपको ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में उसका बेसिक मिल जाएगा कि इन रेडियस के ये वाले पॉइंट कैसे बनते हैं, क्यों होता है, सारा का सारा थ्योरी वहां पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं।
A circle is inscribed in a triangle ABC. It touch the side BC, CA, AB at DEF respectively. What is the angle D at EDF? तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ सबसे पहले, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक सर्कल है जो सारी साइड को टच करता हुआ जाएगा, सारी साइड को टच करता हुआ जाएगा। अगर मैं इसको ए का नाम दूंगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये सी। तो ए बी को टच करेगा कहाँ पर? ए बी को टच करेगा वो एफ के ऊपर, और यहाँ पर बी सी को टच करेगा कहाँ पर? डी के ऊपर। ए सी को टच करेगा कहाँ पर? ई के ऊपर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंगल कौन सा फाइंड करना है? ईडीएफ, मतलब इसको यहाँ पे मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ पे मिलाएंगे, और ये वाला एंगल जो है आपने फाइंड करना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने की कोशिश करूंगा तो ये वाला एंगल क्या होगा। अब ये बेसिक आपको इन सेंटर का ज्योमेट्री की थ्योरी के अंदर मिल जाएगा कि ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ता है, और ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे मिलाऊंगा तो ये भी आपके पास 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना पड़ता है। अगर ये वाले एंगल दोनों 90 हैं तो सारे स्टूडेंट बताओ, अगर मैं इसको ओ का नाम दूंगा तो क्या ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा? ये एंगल मेरे पास कितना आएगा? 180 माइनस ए। अब ये कैसे कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी फोर साइडेड फिगर है तो उसके सभी एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। 360 में से ई वाला एंगल 90 है तो ये वाला 90 है, तो 180 ऑक्यूपाइड हो गया। 180 ऑक्यूपाइड हो गया तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस ये होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तभी तो 360 डिग्री पूरा बनेगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना जरूरी है कि अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल के रिलेटेड आपको यहाँ पे थ्योरी आनी जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पर इसे एक पॉइंट बना लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट कोई भी आप बना सकते हैं कि हमारे पास ये वाला डाटा अगर यहाँ पे एंगल है और यहाँ से सरकमफ्रेंस के साथ कोई एंगल है। अगर सरकमफ्रेंस के साथ हमारे पास एंगल x होगा तो ये वाला एंगल आपका 2x होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल। तो यहाँ पर अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल आपके पास डबल है, तो यहाँ पर ये एंगल उसका सरकमफ्रेंस के ऊपर क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। सिंगल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 180 डिग्री माइनस ए का हाफ हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन। ए कोड ऑफ लेंथ एल ऑफ ए सर्कल मेक एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट? माइनर सेगमेंट के लिए आपको थोड़ा सा डाटा जो है वो पता होना जरूरी है। मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल डिनोट किया, ठीक है। सर्कल के अंदर हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कोड है। कोड का नाम मैं लिख लेता हूँ ए और बी। ए और बी के अंदर माइनर सेगमेंट क्या होगा? माइनर सेगमेंट होता है ये वाला डाटा। बात समझ आ रही है? काफी बच्चों को इसके डाटा को सेगमेंट नहीं पता, काफी बच्चों को सिर्फ सेक्टर के बारे में पता है। तो इस डाटा को बोलते हैं हम यहाँ पे माइनर सेगमेंट। जो ऊपर वाला डाटा होगा ये होगा मेजर सेगमेंट। तो इस माइनर सेगमेंट का क्या एरिया होगा ये आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोड की लेंथ जो है वो एल गिवन है और रेडियस क्या होगा? सर्कल का रेडियस तो आर ही होगा। तो मैं यहाँ से इसको सेंटर से मिलाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये सेंटर से मिलाओगे तो ये आर हो जाएगा, ये वाला सेंटर से मिलाओगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आर हो जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल ये गिवन है आपके पास, मतलब ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का गिवन है। क्लियर? वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं खुद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सर्कल के बेसिक में ही आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अभी यहाँ पर इस डाटा को निकालने से पहले इसको नाम दे देते हैं ओ का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेक्टर। तो अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट से मैं इस एंगल को निकालूंगा तो इसको बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया होता है जितना एंगल गिवन होता है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्केयर। तो आर हमारे पास आर ही है तो आर का स्केयर लिखेंगे। ये मेरे पास पूरा का पूरा सेक्टर जो है यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर कर दूं, कौन सी ट्रायंगल को? ओ ए बी वाली को। ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ओ ए बी को अगर मैं बाहर करूंगा तो मेरे पास माइनर सेगमेंट आएगा। अब ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया होता है मेरे पास हाफ इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। ये कैसे लिया मैंने वो भी आपको समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एनी ट्रायंगल मैं लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास एंगल है थीटा, और ये मेरे पास आर गिवन है, ये भी आर गिवन है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। ये इस ट्रायंगल का एरिया होता है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था वो ये था कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने आपको बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेक्टर फाइंड करो। सेक्टर में से इस ट्रायंगल को बाहर कर दो।
इस ट्रायंगल को बाहर करोगे तो बताओ आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आएगा या नहीं आएगा। वही हमने फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश की है। क्लियर। अब पंगा कहाँ पे आएगा, जैसे साइन 90 है, साइन 90 का आंसर क्या होता है 1 होता है, उसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 1/4। सो मैं कह सकता हूँ 1/4 और यहाँ पे देखो ऑप्शन में पाई है तो इसको पाई को रहने देंगे और यहाँ पर आपके पास है आर का स्केयर और ये आर के स्केयर को भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ यहाँ पे और ये आएगा मेरे पास 1/2 ऑफ आर का स्केयर। साइन 90 कितना होता है 1, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों में से 1/2 को कॉमन निकालेंगे और आर का स्केयर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास पाई माइनस 1 बचेगा। क्लियर। आई होप सब स्टूडेंट को इतना सा समझ आया होगा। पंगा ये है कि ऑप्शन में एल गिवन है, सभी ऑप्शन में एल गिवन है, हमारा आंसर आर में आया। तो ये हमारे पास ओ ए बी है क्या, ओ ए बी को मैं यहाँ पे डिनोट करवा देता हूँ, ये ओ है ये ए है और ये बी है, क्योंकि ओ वाला एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल। और ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस है, ये मेरे पास यहाँ पे एल है। तो क्या पाइथागोरस लगाई जा सकती है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सो वी कैन से एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर। ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो एल का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठाकर हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर हम इसको उठा के फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ एल का स्क्वायर और अंदर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 1। क्लियर। यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे 4 था तो हमने 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 भी तो आएगा ना। तो इसका मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है L/4 पाई/2 माइनस 1। L/4 पाई/2 माइनस 1 मतलब थर्ड इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 6 आपके पास सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मेजर सेगमेंट पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस सर्कल की, तो सर्कल में से अगर मैं यहाँ पर ए वाला मेरे पास था ए और बी, अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर कर दूं तो मेरे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा अपने आप ही। अब पंगा ये है कि पेपर में अगर डायरेक्ट मेजर सेगमेंट आएगा तो कैसे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आप इसको सारा डाटा को ऐसे ही लिख के सॉल्व कर सकते हैं कि अगर सर्कल में से छोटे वाले को बाहर करेंगे तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें से माइनर सेगमेंट जो भी हमने लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया। अदरवाइज पेपर में अगर डायरेक्ट मेजर सेगमेंट आएगा तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कोड है और इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा, इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये मेरे पास ओ पॉइंट होगा और ये 90 डिग्री, यही क्वेश्चन था। अब हमने यहाँ पर ये ऊपर वाला सेगमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर वाला ये वाला पहले सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा प्लस हमें ये ट्रायंगल को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री था तो ये वाला बचा कितना हमारे पास 270 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो यहाँ पर बड़े वाला सेक्टर है, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि ट्रायंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 1/2 इंटू आर इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। ये क्यों हुआ अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। इसके अलावा आपको ये भी मैंने समझाया था कि ये पॉइंट ओ है, ये मेरे पास ए और बी होगा। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर एल है। तो पाइथागोरस लगाएंगे एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि एल का स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर आएगा, आर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई भी कर लोगे, यहाँ पे आएगा 3/4 और यहाँ से आपको 1/2 कॉमन निकल जाएगा, आर का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 3/2 इंटू पाई और यहाँ पे आएगा प्लस का 1। क्लियर। और जो आर का स्क्वायर है उसको उठा के इसमें फिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू पाई प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एल दी पावर 2/4, एल दी पावर 2/4 को ढूंढो और 3 पाई/2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। Triangle ABC is a right angle at A and AD is perpendicular to BC. If BD is 7.5 cm, DC is 10, then find the value of AD. ये क्वेश्चन जो है CDS का पेट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है तो इसको स्टार मार्क कर लो और काफी इजी है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, थोड़ी सी ट्रायंगल मैंने टेढ़ी बना दी बट आप ट्राई करना डायरेक्ट सीधी बनाई। तो ये मेरे पास ए है और ये बी है और ये सी होगा, तो क्या ये 90 डिग्री अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है 90 डिग्री। और AD परपेंडिकुलर है, मतलब ए से लेकर डी पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं है कि DC और BC हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ आपके पास है कि जो BD है वो आपके पास 7.5 है और CD हमारे पास यहाँ पे 10 है। तो AD की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या होगी।
अब इसके लिए आपको यहाँ पे एक सीधा सा फंडा, मैं इसको पहले पी का नाम दे देता हूँ। ये परपेंडिकुलर का पी का फंडा जो होगा, ये हमारे पास पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों को यहाँ पे अगर 10 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा √75। √75 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5√3। क्लियर, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। पंगा ये है कि सर ये आया कैसे। देखो, इसके कंप्लीट बेसिक मैंने आपको ज्योमेट्री में बताए हुए हैं, वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आप सिर्फ अपने नोट करना चाहते हैं कि ये कोई थ्योरम होती है, याद कर लेते हैं। तो अगर एबीसी, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर एबीसी मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपके पास परपेंडिकुलर हो, तो याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये पी है और ये वाला पॉइंट डी है, और ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, और ये वाला ए से लेकर डी तक की वैल्यू एम और सी से लेकर डी तक की वैल्यू एन, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बी डी अगर परपेंडिकुलर है एसी पे तो क्या होगा। तो याद रखना है पी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम एन, पहला फॉर्मूला। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एम प्लस एन। तीसरा है हमारे पास ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम प्लस एन। अब डाटा चेक आपने खुद करना है कि कौन सा कहाँ पे गिवन है। अगर हम इसको उठाएंगे तो ये वाला आएगा और बाद में इन दोनों का सम। अगर हम इसका स्क्वायर उठाएंगे पहले ये वाला आएगा, बाद में इन दोनों का सम। ये आपने 3 पॉइंट जो है एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे यहाँ पे याद रखने हैं। चौथा पॉइंट भी मैं बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या होता है, तो हमारे पास बी सी मल्टीप्लाई बाई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बी डी मल्टीप्लाई बाई ए सी। ये भी चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। द परपेंडिकुलर एडी ऑन बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सो दैट डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सीडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक डाटा डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे ए बी सी का, और लिखा हुआ है कि हमारे पास ए से लेकर डी तक का ऐसे कोई परपेंडिकुलर गिराया गया है, और एक कंडीशन लिखी है कि बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ सी डी। इसका मतलब अगर सी डी 1 होगा तो बी डी आपके पास 3 होगा। अगर नहीं पता है किसी को तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बी डिवाइड बाई सी डी। अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पे, अगर आप सी डी को डिवाइड करेंगे तो ये पता चल जाएगा 3/1 आएगा, तो मतलब बी डी अगर 3 होगा तो ये 1 होगा। और ये कंडीशन में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। देखो, करने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है सबसे पहले परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो ए बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए डी सी इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। और अगर ये 3 है तो 90 डिग्री के लिए आपको एक मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई हुई है, 3 होगा तो ये 4 या 5 यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे 1 है 4 है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √17 आ जाएगा मेरे पास। अब उसने पूछा यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस ए सी और ए बी माइनस ए सी। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले यहाँ पर आप लेफ्ट वाले को साइड करोगे, ए बी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है √17 उसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 करेंगे 16, तो लेफ्ट साइड तो 16 आ गया। फिर आप चेक करो बी सी, बी से लेकर सी तक कितना डाटा हो गया आपके पास यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे वो भी तो 16 आ रहा है। मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है बराबर, तो यही उत्तर होगा, बाकियों में बराबर आएगा ही नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। ट्रायंगल ABC is a right angle at C. AC is a √3 टाइम ऑफ BC. What is the angle of ABC? अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ तो ये मेरे पास A है, ये B है और यहाँ पे C है। राइट एट C लिखा हुआ है, सॉरी, तो इसको आप C नाम दे दो और इसको B नाम दे दो। राइट एट C बनाना है हमने, और AC इज इक्वल टू लिखा हुआ है √3 टाइम ऑफ BC। मतलब अगर मैं BC को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा √3/1। मतलब ए सी मेरे पास यहाँ पे √3 होगा और बी सी मेरे पास यहाँ पे 1 होगा। एंगल पूछा हुआ है एबीसी, मतलब एंगल आपसे ये पूछा हुआ है। इसके सामने वाला ये इसका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये इसका क्या होगा बेस। अगर परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो ये आएगा √3/1 विच इज इक्वल टू √3। और हर एक बच्चे को पता होगा पी बाई बी का मतलब क्या होता है यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा आपके पास √3 कब होता है, जब थीटा आपके पास कितना होगा 60 डिग्री। मतलब ये थीटा 60 डिग्री रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी इज ए 60 डिग्री, और ये डाटा आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और एंगल ए को यहीं पर डिनोट कर लेते हैं, ये 60 डिग्री है और ये मेरे पास बी है और यहाँ पर सी है।
तो पूछा क्या हुआ है आपसे, ए बी ए सी और माइनस बी सी। अगर किसी को नहीं पता तो ये आपके पास कोसाइन रूल की फॉर्मेशन है। कोसाइन रूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोसाइन रूल? जैसे ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको कोसाइन रूल बता देता हूँ कि कॉस 60 डिग्री जो कि आपके पास था यहाँ पे, ये मेरे पास होगा बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ऑफ ए का स्केयर। जो इसके ओपोजिट होता है ना उसको हमेशा माइनस में लिखते हैं और बाकी वालों को ऐड में लिखते हैं। डिवाइड बाय जो पूछा गया है इसको छोड़कर बाकी वाले दोनों को आप यहाँ पे टू ट्वाइस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस डाटा में आप वैल्यू उठा उठा के फिल कर देंगे। जैसे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, मतलब 1/2 इज इक्वल टू बी का स्केयर। बी मेरे पास कितना है यहाँ पर, ए सी का स्केयर, और आगे लिखा है सी का स्केयर मतलब ए बी का स्केयर, और ए का स्केयर माइनस करना है तो यहाँ पे पता चल जाएगा बी सी का स्केयर माइनस डिवाइड बाय टू टाइम्स ऑफ किसका आएगा, बी सी इंटू ए सी, मतलब बी इंटू सी। बी कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर ए सी, और ए सी कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर ए बी। ये दो से दो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा ए सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर माइनस ऑफ बी सी का स्केयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो ए सी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ए बी आंसर आना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। बी सी मेरे पास ए सी आएगा और ए बी मेरे पास यहाँ पर सी आएगा, ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो ए सी और ए बी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। Consider the following statement in an equilateral triangle centroid center of a circumcircle coincide definitely true। एक्चुअली में टोटल 4 पॉइंट होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सारी यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कंसाइड करते हैं, मतलब यही पॉइंट आपके पास सेंट्रॉइड होगा, यही पॉइंट आपके पास सर्कम सेंटर होगा, यही आपके पास इन सेंटर होगा, यही आपके पास ऑर्थो सेंटर होगा। तो ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अगर फर्स्ट ट्रू हो चुका है तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ से। फिर आगे लिखा है एंगल बाइसेक्ल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब यहाँ पर आपको एक बनाना होगा एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होगा ये मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सीधे सीधे वर्ड्स में होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ओपोजिट एंगल है ना, इनका सम जो होता है वो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिखूंगा तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ऑफ ए होगा प्लस एंगल ऑफ सी होगा, इन दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा। जो बाकी बचे हुए एंगल हैं इनका सम जो है वो भी हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा, वो भी आपके पास 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब पंगा कहाँ पे पड़ता है, पंगा आप इसको आगे जो फॉर्मेट करोगे तो आप इसको कैसे कैसे सोच सकते हैं। देखो इसको बनाने के 3600 तरीके हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट को ये बोलूंगा कि आप ए और सी को कोई ना कोई एंगल मान लो, जैसे 60 और 120, या फिर 70 और 110, कोई भी एंगल आपका जो दिल कर रहा है आप एक इमेजिन करके रखो और अपने आप ही आपका आंसर जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन जाएगा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था यहाँ पर अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर मान लो ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री का हाफ करेंगे तो 50-50 डिग्री पे यहाँ पे मिलेगा ये। इसको आप यहाँ पे मिलाओगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाओगे तो ये यहाँ पे मिलेगा। इस वाले का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेगा, इस वाले एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप इसको मिलाओगे, यहाँ पे जब आप इनकी ऐसे ऐड करोगे तो आपसे ये पूछा गया कि एंगल बाइसेक्टर जब मिलाने के बाद आप ऐसे को मिलाओगे तो क्या हमारे पास वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा? डेफिनेटली आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब इसको यहाँ पर या तो आप इमेजिन करके कर लो या फिर एक सीधा सा थ्योरम आप याद कर सकते हैं कि सर्कल के ऊपर 4 वर्टेक्स अगर मिले, कोई भी 4 वर्टेक्स मिले सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर कोई भी 4 वर्टेक्स मिलेंगे तो वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। 4 वर्टेक्स को मिला के जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा 100% आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा। तो डेफिनेटली से ये बनेगा ही बनेगा, बिना सोचे भी तो सोच ही सकते थे हम। तो इसका मतलब आपके लिए पहला भी ट्रू था, सेकंड भी ट्रू है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच गए दो ऑप्शन। फिर आप चेक करो एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल की बात कर लेते हैं, सर्कल के ऊपर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल ऐसे लाइन बना लेते हैं। पैरेललोग्राम होता है जो ऑपोजिट साइड होती है बराबर होती है, बस ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, होता रेक्टेंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है।
और साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। मान लेते हैं कि हमने इसको यहाँ पे अभी के लिए साइक्लिक जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लिया है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाया मान लेते हैं। तो पूछा गया कि क्या ये रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा। देखो वैसे तो देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि यार डेफिनेटली रेक्टेंगल होगा, बट फिर भी आप यहाँ पे एक बात समझे कि ये मेरे पास यहाँ पर एल है और ये मेरे पास एल है और ये मेरे पास यहाँ पे बी और ये मेरे पास बी है, तो अलग अलग है। क्लियर, इतना सा मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जो है इस बात को समझ सकता है इजीली। अब बात आती है कि अगर ये वाला एंगल अगर पता चल जाए कि ये 90 डिग्री है तो आंसर आपका डेफिनेटली जो है वो 100% आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर पता चल जाएगा कि आपके पास 90 डिग्री है, इन दोनों का सम तो 180 होगा ही होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट का सम क्या होगा, 180 ही होगा। मतलब यहाँ पर एंगल सी प्लस एंगल डी को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये तो 100% ट्रू है, साइक्लिक का मतलब ही ये होता है, ठीक है। पंगा ये है कि ये 90-90 डिग्री हो गए, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को ऐसे मिला लेता हूँ, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई भी सिंगल वाली पॉइंट सिंगल यहाँ पे गड़बड़ वाली बात नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ पर इस वाले बीसी को देखता हूँ, तो बीसी के सारे बच्चे ध्यान रखना, बीसी के ओपोजिट जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल अगर एक्स होगा तो क्या ये वाला एंगल भी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास सर्कल के ऊपर यहाँ पे कोड जो है सरकमफ्रेंस के साथ कोई भी एंगल बनाएगी वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल दोनों के दोनों क्या आएंगे, 100 के 100% बराबर आएंगे। फिर से आप एक बार चेक करने की कोशिश करो, अगर ये बी है और ऊपर से ये भी बी है, ये भी है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये भी एक्स आएगा और ये एंगल भी आपके पास एक्स आएगा, ये भी आपके पास एक्स होगा, क्योंकि अगर साइड बराबर है तो एंगल भी तो बराबर बराबर ही होंगे ना। तो अगर ये डाटा आपको इतना सा समझ आया, तो उसके बाद एल के ऑपोजिट चेक करेंगे, तो एल के ऑपोजिट ये एंगल वाई होगा और ऐसे ही आपके पास एल के ऑपोजिट ये एंगल भी हमारे पास वाई आएगा। फिर आप इस एल के ऑपोजिट चेक करेंगे तो ये भी एंगल आपके पास क्या आएंगे, यहाँ से लेकर वाई वाई आएंगे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। तो सारे स्टूडेंट सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान दो, क्या आपको समझ नहीं आया कि ये हमारे पास एक्स वाई एंगल आ गया, दोनों के दोनों यहाँ पे एक्स और वाई है, ये भी आपके पास एक्स वाई है, ये भी आपके पास एक्स वाई है, ये भी आपके पास एक्स वाई है। तो अगर चारों एंगल आपके पास बराबर हो गए क्वाड्रिलेटरल के, तो चारों एंगल अगर बराबर होंगे तो वो 90-90 के होंगे, तभी तो 360 डिग्री बनेगा। और अगर पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अंदर साइड अलग अलग होती हैं और 90-90 डिग्री एंगल बन जाए तो क्या वो रेक्टेंगल होगा, डेफिनेटली होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, vertex ABCD pass through a circle, which of the following is a correct। मतलब हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे ट्रपीजियम बनाने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच कर लेते हैं, ये हमारे पास ट्रपीजियम बनेगा। और ये अगर साइक्लिक ट्रपीजियम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ट्रपीजियम है जिसके वर्टेक्स यहाँ पे सर्कल से पास हो रहे हैं, तो ये हमारे पास साइक्लिक ट्रपीजियम होगा। अगर ये साइक्लिक ट्रपीजियम होगा तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, ये सही होगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होगा 100%, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था आपको। दूसरी बात आपको ये पता होनी जरूरी है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो, अगर हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइन होंगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये x होगा ये y होगा, तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। तो अगर ये चीज आपको याद होने को मिल रही है, तो यहाँ से आप देखो CD हमारे पास AB के पैरेलल है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है एंगल A और एंगल D का जो सम होगा ये भी आपके पास 180 डिग्री होगा, ये भी आपका ट्रू लिखा हुआ है। तो बच गया आपके पास पहला फॉर्मेशन कि ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू होगा या नहीं होगा। तो पहले वाले को अगर चेक करना होगा तो उसके लिए मैं एक बार आपको डायग्राम यहाँ पे दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि अगर हमने अभी अभी जो डायग्राम बनाई थी, ये हमारे पास ऐसे कुछ डायग्राम थी और इसके अंदर हमारे पास ये ए और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी था। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो अगर ये वाला एंगल मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल जितना भी रखेंगे हमारे पास यहाँ पर, ये इन दोनों का सम क्या आएगा 180 माइनस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं एक बार हमारे पास 180 माइनस एक्स, और ये लाइन हमारे पास इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम 180 आएगा, तो इसका मतलब ये भी एंगल हमें कितना रखना पड़ेगा, एक्स। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कटेगा तो एंगल बी आपके पास एक्स आएगा या नहीं आएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। क्लियर। अब आपको यहाँ पर मैं एक दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे पास ये वाला एंगल जो ए है
और एंगल बी है, ये दोनों के दोनों एंगल हमारे पास कितने आ चुके हैं, एक्स एक्स आ चुके हैं। फिर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल को इसके साथ मिला दोगे, तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर ये वाला एंगल कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। तो यहां से हम चेक करेंगे कि एंगल जो डी है वो मेरे पास यहाँ पे वाई है, और इसके अंदर जो ए बी लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पर मैंने लिखी है साइड में। फिर मैं एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पर यहां से लेकर ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको आप चेक करोगे तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन के आएगी एबीसी। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो सारे स्टूडेंट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इस बात के ऊपर खास ध्यान रखेंगे कि मेरे पास ए बी क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ये वाला सिस्टम समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके अलावा ये एक्स और एक्स एंगल बराबर हो गया, तो एक एंगल बराबर हो गया, एक मेरे पास साइड बराबर होगी, तो जो हमारे पास ये वाला एंगल वाई था वही एंगल आपके पास यहाँ पर वाई बनेगा। ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पर जो है इसके अंदर वाई बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दिखना था, ये हमारे पास यहाँ पर ए बी कोड है। ए बी कोड मेरे पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस के साथ जो भी एंगल बनाएगी वाई का, वो एंगल आपके पास ये वाली सरकमफ्रेंस के साथ बनाती रहेगी। कोड का मतलब ये होता है कोड सरकमफ्रेंस के साथ सेम एंगल बनाएगी। तो समझ आ गया आपके पास कि एंगल जो हमारे पास यहाँ पे सी बनेगा वाई बनेगा। अब आपको सब बच्चों को ये पता है कि अगर दो एंगल मेरे पास बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा एंगल होगा, ट्रायंगल का कोई भी एंगल होगा तीसरा, वो ऑटोमेटिकली बराबर ही आएगा। अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो आपको सिमिलैरिटी आती है, और सिमिलैरिटी का खास बात यह है कि अगर ए बी इक्वल टू ए बी है तो रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। तो मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल की साइड क्या आएंगी, सारी की सारी बराबर आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास यहाँ पर इस एंगल को नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको डार्क ही कर लेता हूँ। अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पर एक एंगल एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा ये डार्क एंगल है, तो डार्क एंगल के ऑपोजिट मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर एडी। और दूसरी ट्रायंगल थी मेरे पास एबीसी जिसके अंदर वाई गिवन है, और हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल एक्स गिवन है, और ये वाला एंगल डार्क आएगा दूसरी ट्रायंगल में। तो इसकी ऑपोजिट कौन सी साइड आएगी, सीडी। तो क्या यहाँ पर सॉरी सीबी, क्या ये दोनों की दोनों बराबर होंगी, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ट्रू है, ये तो पहले ट्रू हो चुके थे, तो डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral ABDC when produce meet E, which of the following statement is are correct। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर यहाँ पे पहले हम इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही है कि ऑपोजिट साइड आपके पास इनका सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा। मतलब अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन x होगा तो ये वाला पोर्शन 180 माइनस x हो जाएगा, और ये वाला अगर पोर्शन y होगा तो ये वाला 180 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि इन ऑपोजिट का सम जो आएगा 180 आएगा, ठीक है। फिर ए बी को प्रोड्यूस किया, और आगे लिखा हुआ है डी सी को प्रोड्यूस किया। मैं ए बी को ना यहाँ पे प्रोड्यूस करता हूँ थोड़ा नीचे को, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, और इसको प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, यहाँ पे इस लाइन को इग्नोर कर देना, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर आपके पास 180 माइनस एक्स है तो ये वाला एंगल क्या होगा, क्या ये एंगल मेरे पास एक्स होगा। ये 180 माइनस वाई है तो क्या ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे वाई होगा। अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पर एंगल ट्रायंगल ई ए डी की और ट्रायंगल ई बी सी की, ये मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस दोनों के अंदर एंगल ई तो दोनों में कॉमन ही आएगा, ये वाला, ये तो जितना मर्जी हो। फिर आप चेक करोगे हमारे पास ईबीसी, अगर मैं चेक करूंगा एंगल ईबीसी के अकॉर्डिंग, ईबीसी हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पर चेक करेंगे एंगल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ई डी ए, ये भी एक्स है, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा। वैसे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, वाई वाई के बराबर आएगा। तो अगर यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ये आपका सही उत्तर है। फिर उसने पूछा है सीबीई, तो सीबीई वाला एंगल एक्स है हमारे पास, और ए डी ए ई हमारे पास यहाँ पे वाई है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, नहीं भाई ऐसा कुछ गिवन नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई इन दोनों का सम 180 होगा नहीं होगा ऐसा कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बट यहाँ पे पैरेलल नहीं थी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। In a triangle ABCDE is a parallel. DCE is a line segment which intersect AB at D and AC at E such that DE is parallel to BC. The line segment divide the triangle into equal parts, equal areas. BD ratio AB बताओ कितना है। सबसे पहले अगर मैं एक ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल के अंदर A और B और C लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जो कि बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पर BC के, और ये हमारे पास D और E पॉइंट है।
सबसे पहला काम, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूं ए डी ई की और यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी की, तो ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ये आप याद भी रख सकते हैं कब, जब आपके पास ये लाइन इसके पैरेलल होगी तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल आपके पास एंगल ए और एंगल ए, ये एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो एंगल ए की वजह से मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको बाद में उलझन ना पड़े। एंगल ए के अंदर, छोटी ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, छोटी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए के ऑपोजिट आएगी वैल्यू डी ई, तो मैं डी ई को यहाँ पे लिखूंगा। बड़ी ट्रायंगल के अंदर आएगा बी सी, तो बी सी को यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप चेक करोगे कि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर ये जितना भी एंगल होगा, ये जितना भी एंगल होगा, इन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पैरेलल लाइन का सम जो इंटीरियर एंगल का आएगा वो 180 डिग्री ले जाता है। तो अगर ये x होगा तो ये आपके पास 180 माइनस एक्स होगा, और ये पूरा का पूरा फिर से 180 होने के लिए आपको ये वाला एंगल ऊपर x रखना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर एंगल d और इसके अंदर एंगल आपके पास b, ये दोनों सेम है क्योंकि बराबर आएंगे यहाँ पे। अगर मैं एंगल बी की बात करूंगा तो एंगल बी बड़ी ट्रायंगल के अंदर है, बड़ी ट्रायंगल के अंदर ओपोजिट साइड क्या आएगी मेरे पास यहाँ पर ए सी, और एंगल डी के ओपोजिट साइड क्या आएगी ए ई। क्लियर, इनकी रेशो। फिर आपको ये समझना पड़ेगा जो आपके पास ये वाला एंगल आएगा ये वाई है, और ऐसे ही आपके पास ये भी वाई आएगा, सिमिलर कंसेप्ट। तो छोटी ट्रायंगल अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास छोटी ट्रायंगल है, जो छोटी ट्रायंगल के अंदर एंगल ई, बड़ी ट्रायंगल के अंदर एंगल सी, ये दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारे पास छोटी ट्रायंगल है इसकी ऑपोजिट क्या आएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर चेक करेंगे तो ए डी, और बड़ी ट्रायंगल के अंदर इस वाई के ऑपोजिट क्या आएगा हमारे पास ए बी। तो ये आपके पास होता है सिमिलैरिटी, आप इनकी रेशियो को बराबर कर सकते हैं, और सिमिलैरिटी का कोई बड़ा पंगा नहीं होता। क्लियर, सिमिलैरिटी कब लगती है, जब आपके पास एंगल बराबर होते हैं तब। ठीक है, सीधा सीधा सा फंडा। और जो हमारे पास एरिया है वो इसमें से कोई भी रेशो को उठाएंगे उसके स्केयर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो जैसे मैंने ए डी डिवाइड बाई ए बी लिखा, तो इसका अगर मैं स्केयर कर दूंगा तो वो मेरे पास एरिया की रेशो लेकर आएगा। छोटी ट्रायंगल का एरिया, बड़ी ट्रायंगल का एरिया, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल का एरिया वो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये लाइन सेगमेंट। मतलब अगर इसकी बात करें तो अगर इसका एरिया मेरे पास एक होगा तो इसका भी एरिया मेरे पास एक होगा, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, और छोटी ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं ए डी डिवाइड बाई ए बी निकालूंगा तो क्या मेरे पास वो 1/√2 आएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये मेरे पास यहाँ पे √2 है, और ये छोटी लाइन मेरे पास कितनी है 1 है। तो √2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बी से लेकर डी तक की वैल्यू √2 माइनस 1 आएगी। क्वेश्चन वालों ने पूछा हुआ है कि बी डी डिवाइड बाई ए बी बताओ, तो बी डी की वैल्यू कितनी है √2 माइनस 1, और ए बी की वैल्यू है √2। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। बाकी जल्दी हम यहाँ पे 2021 के 2022 के पहले पेपर के सारे यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स के ज्योमेट्री के सेशन अवेलेबल करवाने वाले हैं, और भी हायर मैथ के पीवाईक्यू यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।